अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप ठीक होंगे बेटा। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग बेसिकली चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 सेल साइकिल की बात कर रहा हूँ। सेकेंड का चैप्टर नंबर 7 है और इसका हम पार्ट 2 देख रहे हैं बेटा। इसके पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिकली माइटोसिस कवर किया था और माइटोसिस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें थी वो तमाम हमने कोशिश की थी कि कवर कर लिया उसके अंदर। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि अब जो हमारे पास नया पार्ट है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे बेसिक तमाम चीज़ों को कवर किया जा सके। कौन कौन सी बेसिक तमाम चीज़ों को कवर किया जा सके। माइटोसिस से आगे हम जितना भी टॉपिक है वो हम फर्दर देख लें। ठीक है, अच्छा माइटोसिस से आगे के टॉपिक के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम स्पेसिफिकली क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम स्पेसिफिकली पढ़ा करते हैं मेयोसिस को। ठीक है, तो आइए जरा मेयोसिस को देखते हैं और फिर इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा है कि इसकी फिर डिस्कशन क्लासेस होंगी तो हम डिस्कशन क्लासेस में इसके क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे। अगर मेयोसिस की बात करें तो मेयोसिस का ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए इसको, फर्दर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको कवर करेंगे। देखो मेयोसिस की बात करें तो मेयोसिस को जनरली हम कंसिडर करते हैं एक ऐसे टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसके अंदर, अच्छा इसकी डेफिनेशन सुन लो, बहुत सारे बच्चे जो है डेफिनेशन गलत बोल रहे होते हैं। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन हमेशा यूजुअली बोल रहे करते हैं इन व्हिच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। अब पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ऐसे टाइप की डेफिनेशन सुनाई जाती है बेटा। इस टाइप की डेफिनेशन नहीं पढ़नी है बल्कि आपने तमीज से इसको पढ़ना है। ठीक है, a type of cell division in which a parent cells divide into 4 daughter cells, 4 haploid daughter cells. A diploid parent cell divided into 4 haploid daughter cells by the help of 2 consecutive cell divisions. One of the most important point जो कि मिस कर जाते हैं बहुत सारे लोग कि इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ करती है, 2 सेल डिवीजन हुआ करती है, एक सेल डिवीजन नहीं होती। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या हुआ करता था, आमतौर पर हम मेयोसिस को जब भी पढ़ा करते थे तो मेयोसिस के अंदर बेसिकली देखा करते थे, हम क्या देखते थे, हम ये बात देखते थे कि हम कंसिडर करते होते थे कि हमारे पास दो तरह से डिवीजन होगी। एक हो गया हमारे पास मेयोटिक 1 डिवीजन जिसको हम मेयोसिस 1 कहते थे और एक हमारे पास होती है मेयोटिक 2 डिवीजन जिसको हम मेयोसिस 2 कहा करते थे। तो ये हमारे पास 2 फर्दर डिवीजन थी इसके अंदर जिनको हम पढ़ा करते थे जब भी हम मेयोसिस की बात करते हैं। और मेयोसिस की बात करते हुए हम इन 2 डिवीजन्स को अलग से पढ़ते हैं, प्रॉपर पढ़ते हैं, इनकी डिटेल पढ़ा करते हैं प्रॉपर सारी की सारी। ठीक है, और कोशिश करते हैं इनको हम समझ सकें। ठीक है, अच्छा भाई अब जब भी हम बात करेंगे ना, याद रखना है आप लोगों ने कुछ चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम बात कर रहे हैं मेयोसिस की। ठीक है, तो मेयोटिक 1 डिवीजन, जैसे ही मैंने बोला मेयोटिक 1 डिवीजन, तो मेयोटिक 1 डिवीजन के दिमाग आपके पास जैसे ही वो मेयोटिक 1 डिवीजन आप सुने तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो कि मेयोटिक 1 डिवीजन से रिलेटेड है हमारे पास, और मेयोटिक 1 डिवीजन से बहुत सारी जितनी भी चीज़ें रिलेटेड है वो सबके हमारे पास काम की ज़्यादा है। देखो फॉर एग्जांपल कंसीडर करो मेयोटिक 1 डिवीजन है तो मेयोटिक 1 डिवीजन के अंदर भी उसी तरीके से होगा हमारे पास जैसे हमने कल या जनरली हमने इससे पिछले जो पार्ट था, ठीक है चैप्टर नंबर 7 का, उसके अंदर पढ़ा था। तो हमारे पास 2 हिस्से होंगे, एक होगा हमारे पास जिसको हम नाम देंगे कैरियोकाइनेसिस और एक पार्ट हुआ करता है जिसको हम नाम दिया करते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो 2 पार्ट होंगे, एक कैरियोकाइनेसिस का पार्ट होगा और एक साइटोकाइनेसिस का पार्ट होगा। ये 2 पार्ट होंगे जनरली हमारे पास। ठीक है, अच्छा आमतौर पे क्या किया जाता है, इसको नाम दे दिया जाता है कैरियोकाइनेसिस 1 का और इसको नाम दे दिया जाता है साइटोकाइनेसिस 1 का। फिर जब हम कैरियोकाइनेसिस 1 की बात करते हैं तो कैरियोकाइनेसिस 1 को फर्दर बेसिकली डिवाइड किया जाता है कितने फेजेस के अंदर, 4 फेजेस के अंदर। जैसे हमने कल देखा था हमारे पास कैरियोकाइनेसिस को 4 फेजेस में डिवाइड किया था। वन इज प्रोफेज, द अदर वन इज जनरली हम कंसीडर करते हैं हमारे पास मेटाफेज, थर्ड वन इज नोन एज एनाफेज एंड फोर्थ वन इज टेलोफेज। तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या समझा है, क्या पढ़ा है ये तो नहीं पता। ठीक है, लेकिन इन जनरल हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस हमने कल पढ़ ली थी। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से बात की थी कि हमारे पास एक हुआ करती है सल्फेट फॉर्मेशन और दूसरा हुआ करता है हमारे पास जिसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं, उसको क्लीवेज फरो के नाम से भी जाना जाता है, एक और नाम दिया जाता है क्लीवेज फरो। ठीक है, सो हमारे पास एक और साइटोकाइनेसिस का पार्ट था। अच्छा प्रोफेज के अंदर हमने बेसिकली कंसीडर किया कि हमने प्रोफेज के अंदर जब भी हम प्रोफेज को पढ़ते हैं तो प्रोफेज को हम बेसिकली कितने फेजेस में फर्दर डिवाइड किया करते हैं। प्रोफेज 1 को यहाँ 1 लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम मेयोटिक 1 डिवीजन पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा भाई जब हम प्रोफेज 1 की बात करते हैं तो प्रोफेज 1 को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कितने हिस्सों के अंदर, फर्दर डिवाइड किया करते हैं प्रोफेज 1 को हम 5 फेजेस के अंदर। ठीक है, कौन कौन से फेजेस होते हैं? ठीक है, पहला फेज होता है लैक्टोटीन, ठीक है, दूसरा हुआ करता है जाइगोटीन, तीसरा हुआ करता है इसका पैकेटीन और चौथा हुआ करता है डिप्लोटीन और पांचवा हुआ करता है डायडाइसिस। अच्छा ये पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 5 साल से जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक नमूने के साथ पढ़ाता हूँ आमतौर पर। मैं इसको पढ़ाता हूँ लाजवाब पकौड़े दे के नाम से। ठीक है, बहुत अजीब सा नेम सा नमूने का,
लेकिन ये नमूने कैसा है कि बहुत अच्छा से काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों को याद करना आसान हो जाता है कि कौन से पेज के अंदर क्या क्या हो रहा है। जनरली हम कंसिडर कर लेते हैं कि कौन सा पेज किस पेज के बाद आता है। तो जब भी हम बात करते हैं लैक्टोटीन जाइकोटीन, सबसे पहले मैंने क्या बोला हमारे पास क्या होगा लैक्टोटीन, दूसरा कौन सा होगा जाइकोटीन, तीसरा कौन सा होगा पैक्टोटीन और चौथा कौन सा होगा एडिपोटीन। अब पांचवा और लास्ट हमारे पास क्या होगा डायकाइनेसिस होगा। इन जनरल हम कंसिडर करते हैं और इसके अंदर अगर हम देखें तो लैक्टोटीन जो सबसे पहला फेज है, ठीक है, हम कंसिडर करते हैं जैसे मैंने बोला ना लार्ज मेला पकौड़े, लास्ट है एल फॉर लैक्टोटीन, जुबैदा है, जेड फॉर आप और सारी गर्ल्स को जुबैदा कर लेना भाई, ठीक है, जेड फॉर जाइकोटीन और जी फॉर हमारे पास जनरली कंसिडर करते हैं पैकेजिंग और डी फॉर डिप्लोटीन यानी बेसिकली लार्ज जुबैदा पकौड़े दे ठीक है, डी फॉर डिप्लोटीन एंड देन डायकाइनेसिस, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है इन सारे फेजेस के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है। आई डोंट नो आपने इसको किस तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है, बट मैं कोशिश करता हूँ इसको एक दफ़ा आपको समझा दूँ, एक दफ़ा मैं आपको समझा दूँ प्रॉपर, ठीक है। कोशिश करते हैं हम, आइए आपको समझा देते हैं। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं बच्चे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं म्योटिक वन डिवीजन की बात करते हैं, तो म्योटिक वन डिवीजन के अंदर बेसिकली हम क्या देख रहे होते हैं, आपने इसको इस तरीके से देखना है। म्योटिक वन डिवीजन के अंदर जब हम देख रहे होते हैं प्रोफेज वन को, तो प्रोफेज वन के अंदर चेंजेस क्या आते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक सेल, ठीक है, नॉर्मल सेल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल सेल है, ठीक है। जब हमने ये नॉर्मल सेल ड्रॉ कर लिया फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं हमारे पास नॉर्मल सेल है। अब इसके अंदर हमारे पास जैसे हमने कंसीडर कर रहे होते हैं, जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे होते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होना शुरू हो जाएगी, रिजर्वोयर होना शुरू हो जाती है जनरली हमारे पास, और साथ साथ क्या होना शुरू हो जाता है न्यूक्लियोलस भी जो होते हैं वो रिजर्वोयर होना शुरू हो जाते हैं। इन जनरल कंसीडर किया जाता है। ये सब किसमें होता है, प्रोफेज वन में होता है। हर जो भी सेल डिवीजन होगी उसके प्रोफेज के अंदर जब भी हम बात करेंगे, चाहे वो म्योटिक वन डिवीजन हो, चाहे वो म्योटिक टू डिवीजन हो, चाहे वो हमारे पास क्या हो, हमारे पास किसी माइटोसिस हो, माइटोसिस का पार्ट हो, उसके प्रोफेज के अंदर ये काम हमेशा कॉमन होगा। साथ साथ हमारे पास एक और काम कॉमन हुआ करता है जिसको हम नाम दिया करते हैं, हमारे पास दोनों सेट्रियोज जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब दूर मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। अच्छा भाई एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब एक दूसरे से दूर मूव कर रहे होते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें होती रहेंगी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या हुआ करता है, हमने ये समझना होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, जैसे आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। और हमने ये बात समझनी है कि बेसिकली अगर हम बताएं यहाँ से आपको, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसलिए रब कर रहा हूँ बिकॉज ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि थ्रू आउट प्रोसेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट फोकस करने वाली बातें वो सबसे पहले मैं देखूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लैक्टोटीन फेज की, तो लैक्टोटीन फेज के अंदर एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास जनरली कंसिडर करते हैं हमारे पास क्रोमोसोम अरेंज हुआ करते हैं होमोलोगस पेयर की फॉर्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल कंसिडर करते हैं, काम करते हैं इसको इस तरीके से बनाते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम हमेशा किस फॉर्म में अपेयर होते हैं, जैसे मैंने बोला पेयर की फॉर्म में अरेंज होंगे हमेशा, ठीक है। और साथ साथ अगर हम बात करें हमारे पास अगर क्रोमोसोम की अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हुआ करता है, इनके ऊपर क्या अपेयर हो जाते हैं छोटे छोटे से क्रोमोमेर्स, ठीक है। जनरली हम कंसीडर करते हैं इनके ऊपर क्या अपेयर हो रहे हैं, क्रोमोमेर्स अपेयर हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास अपीयरेंस आती है जिसके अंदर लैक्टोटीन के अंदर। अच्छा ये लैक्टोटीन के अंदर जो क्रोमोमेर अपीयरेंस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट फेस, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करने वाली बात ये होगा करती है, ठीक है। जो बात मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लैक्टोटीन के अंदर अगर देखोगे तो लैक्टोटीन के अंदर सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, लैक्टोटीन के अंदर आपको क्रोमोमेर फॉर्मेशन दिखेगी। मैं यहाँ मेंशन करता चल जाऊंगा कि इस फेज के अंदर हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, और बनाता चला जाऊंगा एक ही डायग्राम के अंदर, ज्यादा आपके लिए परेशानी नहीं करूंगा, लेकिन आसान करके देखिए आपको ये बताता चला जाऊंगा कि वो क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हो रहा है क्रोमोमेर फॉर्मेशन। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रोमोमेर क्या क्यों बन रहा है जनरली, या क्रोमोमेर होते क्या है। क्रोमोमेर एक्चुअली बनते हैं ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की कंडेंसेशन की वजह से हमारे पास क्या बना करते हैं, क्रोमोमेर बना करते हैं। तो हम जनरली कंसीडर करते हैं यहाँ पे क्या हुआ करता है, डीएनए कंडेंसेशन हुआ करती है, ठीक है। जनरल कंसीडरेशन हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ करती है, डीएनए कंडेंसेशन होती है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास हम जनरली कंसीडर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, डीएनए कंडेंसेशन हो रही है, और डीएनए कंडेंसेशन के नतीजे में हमारे पास क्या हो रहा है, क्रोमोमेर्स अपेयर हो रहे हैं। अच्छा ये क्रोमोमेर जो अपेयर हुआ करते हैं, अगर हम इन क्रोमोमेर को देखें तो इन क्रोमोमेर के समझने के लिए हमारे पास दो तीन चीजें हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए कंडेंसेशन होती क्यों है।
डीएनए कंडेंसेशन इसलिए हुआ करती है बिकॉज इसके फौरन अगले फेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। डीएनए सबसे पहले अपने आप को कंडेंस करता है मेयोसिस, ठीक है, मेयोसिस प्रोफेज 1, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, इसमें समझाया जा रहा है कि सबसे पहले वो अपने आप को क्या करेगा, कंडेंस करेगा। वो कंडेंस इसलिए करेगा ताकि वो एक दफा कंडेंस हो जाए तो उसकी स्ट्रक्चर अरेंजमेंट बेहतर हो जाए और फिर उसके बाद वो वहां से बहुत सारी चीजें नहीं निकाल सके। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए कंडेंसेशन हो जाएगी तो अब क्या होगा, अब हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि ये क्रोमोसोम जो जिनका डीएनए कंडेंस हो गया था, आपस में बहुत करीब करीब इकट्ठा हो गया था, ये अब क्या करना शुरू कर देंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना शुरू कर देंगे। और इनके आर्म्स की बात करें तो इनके आर्म्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करना शुरू कर देते हैं, कंटिन्यूअली अगर हम बात करें कंटिन्यूअली हमारे पास क्या करना शुरू कर देते हैं, ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने का मतलब है ये वाला जो क्रोमोसोम होगा ये कंटिन्यूअसली ओवरलैप करना शुरू कर देगा दूसरे वाले क्रोमोसोम के ऊपर, ये वाला क्रोमोसोम कंटिन्यूअसली ओवरलैप करना शुरू कर देगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब भी ओवरलैपिंग हुआ करती है तो हमारे पास एक खास किस्म की अपीयरेंस होती है जिसको हम नाम दिया करते हैं, इस अपीयरेंस को हम नाम दिया करते हैं बायवैलेंट, ठीक है। तो जनरली हम कंसीडर करते हैं ये फेज कौन सा हुआ करता है, जाइगोटीन हुआ करता है, ठीक है। तो हमारे पास जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, जाइगोटीन के अंदर सर हमारे पास ये हुआ करता है कि जाइगोटीन में ऐसे ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है, ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाता है, बायवैलेंट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बायवैलेंट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है और बायवैलेंट का मतलब है यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगी, ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ क्रोमोसोम होना शुरू हो जाती है। जब ओवरलैपिंग हो रही होती है क्रोमोसोम के ऑटोमेटिकली तो हमारे पास कुछ रीजन होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं, ठीक है। वो जो रीजन होते हैं जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस रीजन की बात करें हम, तो इसको हम क्या नाम दिया करते हैं, इसको जनरली नाम दिया करते हैं सिनैप्सिस का, ठीक है। कंसीडर करते हैं वो रीजन्स जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है तो उन रीजन्स को हम नाम दिया करते हैं स्पेसिफिकली सिनैप्सिस का। ये फिनोमेना भी है, ठीक है, रीजनल फिनोमेना है, कोई ऐसे रीजन जहाँ से हमारे पास कोई ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही हो, ठीक है। और ओवरलैपिंग इसलिए हो रही हो, अच्छा ये ओवरलैपिंग होती क्यों, वजह आती है, ठीक है। सवाल ये हुआ करता है, मेरा हमेशा बच्चों को पढ़ाते हुए मैं हमेशा दो चीजों का ख्याल दिया करता हूँ। हमेशा सबसे पहले तो आपको बताऊँ फिनोमेना क्या है और फिर उसके बाद बताऊँ ये फिनोमेना हो क्यों है। अगर आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा फिनोमेना हो क्यों है, तो आपके लिए हर चीज क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यहाँ हम कंसीडर करते हैं, जैसा हम कंसीडर कर लेते हैं कि बायवैलेंट फॉर्मेशन हो रही है और बायवैलेंट फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। और जब क्रोमोसोम ओवरलैप कर रहे हैं तो रीजनल ओवरलैपिंग हो रही है और रीजनल ओवरलैपिंग हो रही है वो हमारे पास क्या है, सिनैप्सिस कहलाती है, ठीक है। इन जनरल हमारे पास क्या कहलाता है, सिनैप्सिस कहलाता है, वो फिनोमेना, ठीक है, याद रखो। अच्छा ये जो सिनैप्सिस का फिनोमेना है ना हमारे पास, अगर हम इस फिनोमेना की बात करते हैं तो इस फिनोमेना के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, इस फिनोमेना के अंदर हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास दो रीजन है वो एक दूसरे के ऊपर जैसे जैसे ओवरलैप करते चले जा रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो सिनैप्सिस होता चला जा रहा है वहां पे। अब एक बहुत फोकस करने वाली बात है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने अपने दिमाग में बिठा के रखनी है हमेशा के लिए, वो क्या है हमारे पास भाई, वो हमारे पास यह है कि फिनोमेना होता इसलिए है बिकॉज यहाँ पे एक खास काम हो रहा होता है जिसको हम बोला करते हैं डीएनए प्रूफ रीडिंग। जाइगोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट मकसद क्या है, डीएनए प्रूफ रीडिंग करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए प्रूफ रीडिंग हो रही होती है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं डिस्कस करता हूँ हमेशा बच्चों को बताते हैं, हमेशा बच्चों को इस तरह बताता हूँ कि बेटा याद रखो डीएनए कंडेंसेशन हुई क्यों थी, डीएनए कंडेंस हुआ क्यों था, ताकि बायवैलेंट बने और बायवैलेंट बनने के बाद हमारे पास वो जो रीजनल ओवरलैपिंग हो रही है उसके ऊपर क्या शुरू हो जाए, डीएनए प्रूफ रीडिंग स्टार्ट हो जाए। और एक दफा डीएनए अपना प्रूफ रीड करना शुरू कर देगा, एक दफा हमारे पास ये मैकेनिज्म डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि डीएनए यहाँ से क्या करना शुरू कर दे, प्रूफ रीड करना शुरू कर दे। एक दफा डीएनए ने प्रूफ रीड करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास मैकेनिज्म क्या होता चला जाएगा, इजी होता चला जाएगा और चीजें हमारे पास क्या होती चली जाएंगी, आसान होती चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता चला जाता है, डीएनए प्रूफ रीडिंग स्टार्ट हो जाती है और जब डीएनए प्रूफ रीडिंग होती है तो फिर उसके बाद अगले फेज में क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये सब इंटर में पढ़ चुके हो गए, लेकिन फिर भी तुम लोगों को पता है आदत नहीं ज्यादा पढ़ाने की, तो फिर आगे ज्यादा पढ़ा रहा हूँ इसमें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास डीएनए प्रूफ रीडिंग हो गई तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सर हमारे पास एक और मैकेनिज्म होगा, एक दफा डीएनए प्रूफ रीडिंग हो जाए, एक दफा जाइगोटीन यहाँ से हमारे पास खत्म हो जाए, जाइगोटीन के बाद पैटर्न होता है। अब क्या हुआ करता है, अब जैसे ही हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने बात की थी दो क्रोमोसोम थे,
दो क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे थे। अब ओवरलैपिंग फिनोमेना इतना क्लोज हो गया और कौन से क्रोमोसोम थे, होमोलोगस क्रोमोसोम थे। वो डीएनए प्रूफ रीडिंग क्यों कर रहे थे, वो डीएनए प्रूफ रीडिंग इसलिए कर रहे थे ताकि चेक कर सकें कि एक दूसरे को चेक कर सकें कि अगर वो होमोलोगस क्रोमोसोम है भी या नहीं। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होंगे, हमेशा एक दूसरे को प्रूफ रीड कर रहे होंगे, और अगर वो होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होंगे तो वो कभी प्रूफ रीड प्रॉपर कर ही नहीं पाएंगे। तो हम इन जनरल कंसीडर कर रहे होते हैं, हम हमेशा कंसीडर कर रहे होते हैं, हमारे पास अच्छे से याद रखेंगे आप लोग कि क्या हुआ करता है, डीएनए प्रूफ रीडिंग होती ही इसलिए है, जनरल कंसीडरेशन है, डीएनए प्रूफ रीडिंग होती ही इसलिए है ताकि बेसिकली क्या किया जा सके, होमोलोगस क्रोमोसोम को चेक किया जा सके। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखना है, इसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे एक क्रोमोसोम इस तरीके से, अच्छा दूसरा क्रोमोसोम इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम और करीब आते चले जाएंगे। ठीक है, पहले हमें इन दोनों का एक सेंट्रोमेर क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अलग है और यहाँ पे भी अलग है। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं हमारे पास दो क्रोमोसोम है, जैसे एग्जांपल कंसीडर कर लो और टाइम भी कंसीडर कर लो। या हमारे पास ये दो क्रोमोसोम एक दूसरे पर ओवरलैप करें, अभी तक दो क्रोमोसोम आपको अलग है। लेकिन अगर ये ओवरलैपिंग इतनी करीब हो जाए कि यहाँ ऐसे आ जाए तो हमें लगेगा ये चारों क्रोमैटिड्स एक ही जगह से निकल जाए और इनका सेंटर पॉइंट क्या है, एक ही है। तो हम कंसीडर करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सर थोड़ा सा चेंज आता है, और वो चेंज क्या आया करता है सर, होता क्या है पैकेटिन के अंदर, पैकेटिन में ये हुआ करता है कि अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फिनोमेना हो जाता है। ये चल रहा है हमारे पास, साथ साथ इसके ये भी आता है, समझ रहे हो। होंगे क्या दोनों सेंट्रोमेर अलग अलग, लेकिन करीब करीब इतने आ गए हैं कि वो ऐसा लगेगा कि सेंट्रोमेर एक ही जगह पे मौजूद है। समझ रहे हो। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक अलग सा फिनोमेना आ जाता है। इन जनरल हम कंसीडर करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास एक अलग सा फिनोमेना, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, जिसके अंदर हम बोलते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, आमतौर पर पैकेटिन के अंदर बोला जाता है कि अब क्रोमैटिड्स, चारों क्रोमैटिड्स हमें कहां से निकलते हुए दिख रहे हैं, एक ही सेंट्रोमेर से निकलते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जबकि एक ही सेंट्रोमेर से नहीं निकल रहे, दो सेंट्रोमेर है लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग इतनी करीब हो गई है कि उसकी वजह से हमें क्या दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि बेसिकली क्या हो गया है, यहाँ पे टेट्राड फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, तो आमतौर पर बोला जाता है इसको टेट्राड फॉर्मेशन, ठीक है, या टेट्राड फॉर्मेशन, जो भी आप नाम देना चाहें, टेट्राड फॉर्मेशन बेसिकली बोला जाता है। क्यों ये टेट्राड फॉर्मेशन हुई है, बिकॉज़ डीएनए के दरमियान क्या हुई थी, कॉन्जुगेशन शुरू हुई थी और हमारे पास बाइवैलेंट फॉर्मेशन हुई थी, उनके दरमियान ओवरलैपिंग होना शुरू हुई थी। वो जो ओवरलैपिंग थी वो इतनी करीब चली गई है, उसकी वजह से हमें ऐसा लगने लगा कि क्या बन गया है, टेट्राड फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। एंड दैट्स व्हाई हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि टेट्राड फॉर्मेशन हो रही है, टेट्राड फॉर्मेशन हो रही है, और हम हमेशा इसलिए इस चीज को ये इस तरीके से समझते हैं कि अगर टेट्राड फॉर्मेशन हो रही है तो फिर इसका मैकेनिज्म क्या है, टेट्राड फॉर्मेशन की वजह क्या है। ठीक है, जैसा भी हमने देखा कि टेट्राड फॉर्मेशन की वजह बेसिकली क्या है, टेट्राड फॉर्मेशन की जब भी हम वजह देखेंगे तो हमको स्पेसिफिकली क्या वजह देख रहे होंगे, वो ये वजह देख रहे होंगे कि ओवरलैपिंग क्रोमोसोम की बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, फर्दर अगर हम बात करते हैं हमारे पास टेट्राड फॉर्मेशन के अलावा अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास और क्या हुआ करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाती है, वापस से ये टेट्राड में आते हैं और फिर वापस से ऐसे बाइवैलेंट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही बाइवैलेंट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, आपकी बुक ये कहती है कि यहाँ पे हमारे पास पैकेटिन में एक और काम शुरू हो जाता है, व्हिच इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना बेसिकली स्टार्ट होता है किसके अंदर, अकॉर्डिंग टू योर बुक पैकेटिन के अंदर, जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे ही याद रखना है आपने। ठीक है, लेकिन असल में ये कहाँ पे हुआ करता है, जो क्रॉसिंग ओवर का पूरा फिनोमेना होता है, ये क्रॉसिंग ओवर का पूरा फिनोमेना होता है टेट्राड में। क्या हुआ करता है भाई, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो, जैसे एग्जांपल कंसीडर करो, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के हमारे पास फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो पेयर। ठीक है, जैसे एग्जांपल कंसीडर करोगे, अब हम क्या करें, अब हम एक मैकेनिज्म डेवलप कर लें। ठीक है, वो मैकेनिज्म क्या हो देखना है, वो मैकेनिज्म को जिस तरीके का हो कि हम क्या करें कि बेसिकली हम बोलेंगे यहाँ से हमारे पास ये जो दो रीजन है जहाँ से ये हमारे पास एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ से ये क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अच्छा, और एक्सचेंज किस तरीके से करेंगे हमारे पास ये देखना है हमने। ठीक है, यहाँ देखो एक्सचेंज कैसे करना है। एक्सचेंज की बात करूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से बात करता हूँ। देखो बेटा, अगर एक्सचेंज की बात करूंगा ना तो मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ कि हमारे पास ये वाला पार्ट यहाँ चला गया। ठीक है, देखो बेटा, ठीक है,
के दरमियान थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास, ये जो रेड क्रोमोसोम का पार्ट था ये चला गया ब्लू वाले के साथ, और ब्लू वाले का क्रोमोसोम का पार्ट आ गया रेड वाले के साथ। यानी यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया हमारे पास। तो हम जनरली कंसीडर करते हैं, हम जब भी बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ हमारे पास पैक्टिन है, ठीक है, पैक्टिन के बाद यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी और नीचे जगह चाहिए होगी। तो डिप्लोटीन है, ठीक है, डिप्लोटीन में क्या हो रहा होता है सर, डिप्लोटीन के अंदर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ करता है सर, क्रॉसिंग ओवर होती है प्रॉपर, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर किस शेप में होती है, किस अपीयरेंस में होती है, हमेशा याद रखोगे, इस तरह कर लो कि हमेशा किस फॉर्म में हुआ करती है, बाइवैलेंट की फॉर्म में हमारे पास हुआ करती है, ठीक है। अच्छा, बाइवैलेंट की फॉर्म में हुआ करती है हमारे पास, जनरली हम कंसीडर करते हैं, तो हम कंसीडर कर रहे होते हैं बाइवैलेंट की फॉर्म में होती है हमारे पास, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम बोलते हैं कि क्या हुआ करता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ करती है, बाइवैलेंट की फॉर्म में। अच्छा, मैंने इन रीजन्स को ज्वाइन क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन तुम लोगों के दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि ये रीजन जो है हमारे पास जहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही होती है, वो रीजन्स क्रॉसिंग ओवर के दौरान, इसको मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ बच्चों को, क्रॉसिंग ओवर के दौरान वो रीजन्स जहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ये रीजन्स की बात कर रहा हूँ। ये जो रीजन मैंने ज्वाइन नहीं किए, इन रीजन्स की बात कर रहा हूँ, एक्सचेंज हो रहा है। इन रीजन्स के अंदर अगर हम बात करें तो इन रीजन्स के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, हम हमेशा एक चीज बहुत प्रॉपर्ली पढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएगी। इन रीजन्स को हम नाम दिया करते हैं चियाज़मेटा का, चियाज़मेटा, चियाज़मेटा, इसको कोई भी प्रोनाउंस करेगा बेटा, इसको प्रोनाउंस करते हैं चियाज़मेटा। तो हम बोला करते हैं कि क्या हो रहा है, चियाज़मेटा फॉर्मेशन हो रही है। एंड लास्टली हमारे पास क्या हुआ करता है, लास्टली ये रीजन्स आपस में फिर क्या होते हैं, आखिरी फेज पढ़ा रहा हूँ, विच इज नोन है, उसके अंदर क्या होता है बता देता हूँ, ये रीजन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बोला करते हैं फिर लास्टली हमारे पास क्या हो रहा है, लास्टली हमारे पास हो रहा है फेज जिसका नाम है डायकाइनेसिस, ठीक है। और डायकाइनेसिस के अंदर जनरली अगर हम बात करें तो डायकाइनेसिस के अंदर हमारे पास क्या हुआ करता है, डायकाइनेसिस के अंदर हमारे पास रीजनल ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाती है, और जो रीजनल ज्वाइनिंग हुआ करती है जनरली हम कंसीडर करते हैं उसको, हमारे पास क्या होगा, अच्छा रीजनल ज्वाइनिंग जो होगी, रीजनल ज्वाइनिंग के अंदर हम बोला करते हैं कि इसको क्या हो रहा है, चियाज़मेटा के ऊपर अटैचमेंट शुरू हो गई, ठीक है, चियाज़मेटा पे अटैचमेंट शुरू हो गई है, और चियाज़मेटा पे अटैचमेंट शुरू होते ही साथ साथ क्या होता है, हमारे पास ये जो क्रॉस ओवर क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रॉस ओवर क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाते हैं, सेंटर में आना शुरू हो जाते हैं। ये तो हमने एक क्रोमोसोम में दिखाया है, ऐसा हमारे पास कितने पेयर्स में हो रहा होता है, 23 पेयर्स के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। और फिर ये कहाँ अरेंज होने शुरू हो जाते हैं, सेंटर में अरेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये कहाँ पे अरेंज होने शुरू होता है, सेंटर में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और एक दफा सेंटर में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर क्या हो सकता है, फिर ये हमारे पास प्रोसेस खत्म हो जाता है। इसीलिए हम डायकाइनेसिस का स्पेसिफिक पॉइंट, ये जो सारे प्रोसेस हैं ये खत्म होते हुए की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। यहाँ पे क्या होती है, टर्मिनलाइजेशन होती है। डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर प्रॉपर, ठीक है, टेट्रेट फॉर्मेशन हमारे पास पैक्टिन का है, उसके अलावा बाइवैलेंट फॉर्मेशन एंड डीएनए प्रूफ रीडिंग हमारे पास किसमें होता है, ज़ाइगोटीन में, लैक्टोटीन में क्रोमोसोम फॉर्मेशन होती है, और उसके अंदर क्या हुआ करता है, डीएनए कंडेंसेशन होती है। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं हर हाल के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सबसे मुश्किल पेज है, क्योंकि उम्मीद करता हूँ ये वैसे तो आप बच्चों ने, हमारे बच्चों ने तमीज से पढ़ा होता है फर्स्ट सेकंड ईयर बायोलॉजी के अंदर, सबने पढ़ा होता है, ठीक है। सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, शुरू का ही टॉपिक होता है तो आमतौर पर शुरू में इसी से पढ़ाया जाता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि या तो टीचर, बहुत सारे टीचर शुरू में पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर बाद में पढ़ा रहे होते हैं। अगर ठीक शुरू में पढ़ा रहे हैं तो आपको ये अच्छे से टॉपिक आता होता है, ठीक है। फिर इसके बाद बेसिकली क्या होता है, इसके बाद अगर हम चले जाएं तो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, मेटाफेज होना शुरू हो जाता है। मेटाफेज में अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना, ठीक है। यहाँ देखो फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने माइटोसिस के अंदर मेटाफेज नहीं बताया, तो जैसे एग्जांपल कंसीडर करो, हमारे पास दोनों सेंट्रियोल्स हो गए, जैसे एग्जांपल, ठीक है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास सेंट्रियोल्स होंगे।
ठीक है। अच्छा सेंट्रियोसोम से हमारे पास किस तरह के फाइबर निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है सबसे पहले। और फिर हमने दो चीज़ों को और समझना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ये बनाया हुआ है, ये मेटाफेज और मेटाफेज के बाद एनाफेज, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं मेटाफेज को इस तरह बना देता हूँ, ठीक है। तुम लोग पहले एक काम करो, मेटाफेज बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से। सेमियोटिक वन डिवीजन होगी तो लाजमी सी बात है हम कंसीडर कर रहे होते हैं, चलो दो का कर देते हैं काम, सबका नहीं करते, दो का करते हैं, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें क्या दिखेगा, पूरा लंबा लंबा नहीं बना रहा, बस तुम्हें समझाने के लिए कि हमें अगर मेटाफेज के अंदर अरेंजमेंट मिले और उसके अंदर हमें क्या मिले, एक्सचेंज ऑफ डीएनए दिख रहा हो, या हमें क्या दिख रहा हो, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज हुआ हुआ दिख रहा हो, तो हम बोलेंगे ये कौन सा मेटाफेज है, मेटाफेज 1 है, ठीक है। याद रखो क्रॉसओवर क्रोमोसोम्स अगर दिख रहे हैं तो ये हमारे पास कंसीडर क्या क्या कर रहा है, मेटाफेज 1। अच्छा मेटाफेज 1 के अंदर आमतौर पे इस रीजन को क्या कंसीडर किया जाता है, डायग्राम खराब हो गई है ऑब्वियसली, एक ही डायग्राम के अंदर बनाया है। इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं इक्वाटोरियल प्लेन और मेटाफेज स्टेट, दो नाम दिया करते हैं। क्या नाम, दो नाम है हमारे पास, एक नाम हुआ करता है, इसको हम नाम दिया करते हैं बेटा मेटाफेज स्टेट, और दूसरा हम नाम देते हैं इक्वाटोरियल प्लेन। इक्वेटर के ऊपर है ना सेंट्रल रीजन में, तो आमतौर पे इसको नाम दिया करते हैं इक्वाटोरियल प्लेन, और दूसरा नाम हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, मेटाफेज प्लेन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या हुआ करता है, इसके बाद हमारे पास एनाफेज होता है, एनाफेज के बाद टेलोफेज होता है। इंशाल्लाह अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पॉज देता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है एनाफेज में क्या होना शुरू हो जाती है, रिट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है। एक चीज जो मैं बना के दिखा रहा था वो आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ बेटा। बेसिकली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपके पास कुछ ऐसा क्रोमोसोम बना हो, ऐसा क्रोमोसोम बना, तो ये समझ जाना मेयोटिक 1 का एनाफेज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको बना के दिया क्रॉस ओवर क्रोमोसोम। क्रॉस ओवर क्रोमोसोम के अंदर लाजमी को दिखा रहे होंगे, एक रीजन आपको ब्लैक दिखा देंगे, एक रीजन एक हिस्सा व्हाइट दिखा देंगे, या कलर अगर क्योंकि कलर यूज नहीं करते हैं वो, तो आमतौर पर इस तरीके से दिखा दें। अगर ऐसे आपको क्रोमोसोम दिखना शुरू हो जाए तो समझ जाओगे कि वो हम कहाँ बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एनाफेज 1 की, ठीक है। क्योंकि ये कौन से क्रोमोसोम है, क्रॉस ओवर क्रोमोसोम है। आई होप ये आपके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर ये क्या हो जाएंगे, रिट्रैक्शन होती चली जाएगी, आगे फाइबर्स आगे हमारे पास क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे, आगे क्रोमोसोम नीचे चले जाएंगे, और हमारे पास क्या हो जाएगा, टेलोफेज 1 अचीव हो जाएगा, ठीक है। और फिर साइटोकाइनेसिस होगी उसी तरीके से जैसे कल हमने यानी हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, कितने पार्ट के अंदर पढ़ी। तो ये हमारे पास मेयोटिक 1 डिवीजन है। अच्छा मेयोटिक 2 डिवीजन बिल्कुल वैसी होती है जैसे मेयोटिक 1 डिवीजन होती है, तो सॉरी जैसे कि हमारे पास माइटोसिस हुआ करता है, बस इन दोनों के अंदर दो छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अभी छोटा सा एक पॉज दे दूँ और उसके बाद फिर आप लोगों को बना के दिखा दूँ और उसको हम देखते हैं, ठीक।